Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं यहाँ पे आपको देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 29 सितंबर 2020 को हुए एग्जाम का. और यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो ऑनलाइन हुआ था. तो जितने बच्चों को क्वेश्चंस याद रहे उन्होंने मुझे बता दिया है और इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है. तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. और गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या अगर रिपीट नहीं होगा, अगर इसी सेम टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बनता है इनडायरेक्ट वे में तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है अपकमिंग डेज में तो कहीं ना कहीं आपको उसका जरूर बेनिफिट मिलने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन था, इन अर्बन एरियाज स्मोक कंटेन विच गैस. अर्बन एरिया में जो स्मोक होती है वो किस गैस को कंटेन करती है. तो चार ऑप्शन गिवन थे, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर ऐसे क्यों है. स्मोक इज मेड अप ऑफ मेनी chemicals including nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon monoxide and volatile organic compounds, but the two main components of smoke are particulate matter and ground level ozone O3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपका ऑप्शन था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको ये गिवन था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज CO. आपको इस ऑप्शन में ये गिवन था तो आपको इसी को मार्क करना था. वैसे और भी गैसों से मिलकर बनती है स्मोक बट आपको ऑप्शन में गिवन था कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको इसी को मार्क करना था. चलिए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन. सीरीज का इतना इजी क्वेश्चन आ गया था, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सीरीज में सामने लिखा हुआ है 8, 16, 32, 64. तो जब मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी इस चैनल पर, इस चैनल पर हमने स्टार्ट किया इस बार जा रहे पक्का सीरीज करके. तो मैंने यहाँ पर उस सीरीज में मैंने बताया था किस तरीके से आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना. मैं एक बार दिखा देता हूं. ये है वो वाली वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड करके एक वीडियो है, हमारा एपिसोड 5 है ये. इसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं. तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर देख लेना. इसमें मैंने रीजनिंग के मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कि जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से हो सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कि किस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को. तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था उस पर चलते हैं वापसी से जल्दी से. हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 8, 16, 32, 64. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो नेक्स्ट नंबर है वो डबल हो रहा है. 8 का डबल 64, 64 का डबल 32, 32 का डबल 64 एंड 64 का डबल क्या होगा दैट इज 128. तो कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस सिंपली आंसर करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड फंड टू यूजीसी फॉर यूनिवर्सिटीज. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस ईयर में यूजीसी को ट्रांसफर कर दिया कि आपको फंड ट्रांसफर करना है यूनिवर्सिटीज को. आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी को रेगुलेट करने का काम करती है. और जो फंड आता है, जो ग्रांट आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें यूजीसी ही फंड करता है. मतलब जितना भी पैसा जाता है, प्रोफेसर की सैलरी होती है, फिर जो भी अदर टाइप के खर्चे होते हैं वो सब यूजीसी ही देखता है. तो किस ईयर में ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कर दिया था, तो ये आपका ईयर था 1956. तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दैट इज 1956. अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे. तो एक बार देख लेते हैं. यूजीसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल कॉलेजेस व्हिच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 2F एंड डिक्लेयर्ड फिट टू रिसीव सेंट्रल असिस्टेंस यूजीसी ग्रांट अंडर सेक्शन 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यूजीसी एक्ट है 1956 में बना था, जिसके अंडर डिफरेंट कॉलेजेस को लिस्ट किया गया है कि यहाँ पर आपको फंड करना है इन कॉलेजेस को एज पर अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ असिस्टेंस अंडर वेरियस स्कीम्स. तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनका फंड कहाँ से आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से. और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका फंड स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आता है. इसके अलावा हम देख लेते हैं नया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज चाइनीज फिलोसोफर जुआनजंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन विच सेंचुरी. किस सेंचुरी में चाइनीज फिलोसोफर ने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में. तो इसका आंसर था 7th सेंचुरी में. एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लेते हैं.
जुआनजंग नावा नालंदा महाविहारा. Xuanzang was a Chinese monk scholar who traveled from China to India in 7th century to study at the Nalanda monastery, collect manuscript of the true teaching of Buddha and visit the sacred places associated with Buddha. तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एक्सट्रेनियस फैक्टर वेरिएबल इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरियस. तो इसमें इसका आंसर होगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. आप एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? बिकॉज आपको कुछ नया पता लगाना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो उस केस में आपको कभी भी मैनिपुलेट करना नहीं होता है. मतलब आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट मत करो या फिर उन्हें बताओ मत कि हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इस तरीके से, ताकि आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो उससे अफेक्ट ना हो जाए. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही ऐसा होता है. तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन कम्युनिकेशन बिकम्स कंप्लीट क्लासरूम बिकम. इसका क्वेश्चन का ऑप्शन बच्चों को याद नहीं था तो मुझे ऑप्शन पता नहीं चले, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो आप एक बार देख लेना कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं. एज यू ऑल आर गोइंग टू बिकम अ लेक्चरर, तो आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वहां से भी, और जो आपका कम्युनिकेशन वाला यूनिट है वहां से भी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ GIF. जो हम लोग GIF सेंड करते हैं मोबाइल पे, हम लोगों ने देखा होगा GIF. उसका फुल फॉर्म आई थी, दैट इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. तो जो जितने भी ये आपकी शॉर्ट फॉर्म होती हैं जिसकी फुल फॉर्म आप निकालते हो, इसको प्लीज याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो वैसे मैंने GIF आई थिंक प्रोवाइड की है मेरे नोट्स के अंदर. मेरे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं UGC नेट पेपर 1 के लिए, और उसमें मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं विद MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs इंक्लूडेड हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सॉल्यूशन के साथ. और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी चीजें मैंने उसमें डाली हुई हैं. और यहाँ पर इसकी मैंने लिस्ट भी डाली हुई है कि जिस चीज की फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में. GIF की फुल फॉर्म भी उसमें आपको मिल जाएगी. GIF की फुल फॉर्म भी मैंने इसमें डाली हुई थी. तो जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ पाए होंगे. अगर आप लोगों की भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है. इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, आप लोग मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं. मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. कुछ डेमो पेजेस मांग सकते हैं, मैं आपको डेमो पेजेस दिखा दूंगा. देन उसके बाद आप मुझसे फर्दर उसके रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू इट्स फास्ट फंक्शनिंग अरेंज मेमोरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको मेमोरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था अकॉर्डिंग टू इट्स फास्ट फंक्शनिंग. तो फर्स्ट है इसका मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी. तो जो कैचे मेमोरी होती है सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, देन मेन मेमोरी होती है, देन सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 1, 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2, 1, 3. यहाँ पर आप एक सेकंड क्लास, यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ये आपका सी है. इसको मैं काट देता हूँ. जो यहाँ पर 2, 1, 3 है दैट इज द राइट आंसर. पहले आएगा कैचे मेमोरी, सबसे फास्ट होती है, देन मेन मेमोरी होती है, देन सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा यहाँ पर कैचे इज बिल्ट on CPU and CPU uses this memory to store instructions that are repeatedly used to turn programs. तो CPU के कैचे के अंदर वही मेमोरी आती है जिसको हम लोग बार बार किसी चीज को करते हैं तो वो चीज जो है वो कैचे में फिट हो जाती है, और ताकि उस प्रोग्राम को दोबारा से जल्दी से ओपन किया जा सके, तो इसलिए कैचे को यूज किया जाता है एज ए मेमोरी. नेक्स्ट आपका अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये क्वेश्चन बहुत इजी था गाइस. जो बच्चे फाइनेंस से हैं, जो बच्चे कॉमर्स और मैनेजमेंट से हैं, जिन्होंने अपना सब्जेक्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट चूज किया हुआ है एज ए UGC नेट में, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था. इसकी ट्रिक है, मैं आप लोगों के साथ इस ट्रिक को शेयर कर देता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए क्या ट्रिक है वो. मैं भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे पता है क्योंकि हमारे फाइनेंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था. मैं बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है. इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 18%. इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं. पहले तो यहाँ पर एक रूल चलता है, रूल ऑफ 72 इन मैथ एंड फाइनेंस. तो रूल ऑफ 72 क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको, देन इसका आंसर आप इजिली निकाल सकते हो. जब भी आपसे बोला जाए कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है और वो भी एनुअली हो रहा है, मतलब जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली हो रहा है, और आपको ईयर्स गिवन है कि कितने ईयर्स में हो रहा है, और आपसे रेट पूछा हुआ है, तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन. सिंपल, आपको 72 एक नंबर है, इसी को आपको डिवाइड करना है जितने की नंबर ऑफ ईयर्स की बात की जा रही है. तो 72 आप है यहाँ पर एक नंबर आपको फिक्स रखना है 72. इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 72. 4 साल में पैसा डबल हो रहा है,
तो 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने में कितना आएगा 18, मतलब 18% के रेट से इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सपोज करो वो अगर ऐसे बोलते हैं कि 8 ईयर्स में डबल हो रहा है पैसा, तो 8 ईयर्स मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, 72 से डिवाइड 72 पर आ जाएगा और 8 से डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 8 9 जा 72 होता है, मतलब 9% के रेट से इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ऐसे ही अगर सपोज करो आपसे बोला गया कि 12 साल में पैसा डबल होना है, तो और कंपाउंडिंग है, याद रखना कंपाउंडिंग एनुअली होना चाहिए, क्वेश्चन में देयर मस्ट बी कंपाउंडिंग एनुअली। अगर कंपाउंडिंग एनुअली नहीं है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो भी रूल फॉलो नहीं करेगा, और कंपाउंडिंग एनुअली के अलावा कुछ बोला हुआ है तो भी रूल फॉलो नहीं करेगा। कंपाउंडिंग क्वार्टरली बोल दिया या कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोल दिया तो इस रूल को फॉलो नहीं करना है। इस रूल को तभी फॉलो करना है, रूल ऑफ 72 को तभी फॉलो किया जाएगा जब बोला जाएगा कि कंपाउंडिंग एनुअली है। तो आपसे क्वेश्चन में जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वहां पर जनरली वो इस टाइप के क्वेश्चन ही डालते हैं जहां पर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या करना है 72 को डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 12 साल में पैसा डबल होना है, तो 12 6 जा 72 मतलब 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है। इसके अलावा भी किसी को डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो रूल ऑफ 72 की, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ आपको ट्रिक पसंद आ रही है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा की ट्रिक मैं बता सकूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इस इन ट्रिक्स को फ्यूचर में कहीं और एग्जाम दें तो वहां पे ट्रिक्स को यूज कर पाए। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजू went through bike and covers a distance of 150 km at a speed of 50 km per hour and come back with a speed of 30 km per hour. Calculate average speed. आपको एवरेज स्पीड बतानी थी कि कितनी होगी। अब गाइस यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि एवरेज ही तो निकालना है। एवरेज का मतलब होता है कि वह जितने ऊपर आपके क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जितने ऊपर हैं उन वो ऊपर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे कर दो और आंसर आ गया। मतलब यहाँ पर इन्होंने देखा होगा कि स्पीड 50 किलोमीटर है एक, दूसरी स्पीड 30 किलोमीटर है, तो उन्होंने क्या किया होगा 50 और प्लस 30 को ऐड किया, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब एवरेज निकल के आ जाएगा 50 30 होता है 80, 80 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। जबकि ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, ये आपका आंसर गलत है, 40 नहीं होगा। और इस तरीके से कभी भी हम एवरेज स्पीड नहीं निकालते हैं, ये आपका गलत तरीका निकालने का। एवरेज स्पीड निकालने का जो मेथड है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि जो आपका एवरेज है, देखो एवरेज का फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम जब स्पीड की बात करते हैं तो वहां पर ऑलरेडी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं, लाइक किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाकी वेरिएबल्स बाकी फैक्टर्स भी हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो था दैट इज ऑप्शन नंबर बी 37.5 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा क्यों था हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चलो मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ा होगा, स्पीड बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला सभी को पता है, इस फॉर्मूले को तो सब बच्चों को पता होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर इस फॉर्मूले को आपको यूज करके सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन नहीं था। देखो यहाँ पर 150 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितने टाइम में कवर किया वो गिवन नहीं है, आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है पहले और टोटल टाइम निकालना है, देन आप उसको डिनोमिनेटर में रख करके डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकाला है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अगर आप राजू जाता है, जाने में उसने कवर किया 150 किलोमीटर, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल 150 किलोमीटर कवर किया जाने में, तो वापसी आने में कितना कवर किया होगा, सेम डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना 150 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 300। तो हमें पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस 300 है। अब हमें टाइम और पता चल जाएगा तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने पता लगा लिया कि डिस्टेंस कितनी टोटल, दैट इज 300 किलोमीटर। अब टाइम और पता लगाना है कि टोटल टाइम कितना कवर किया है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब टाइम पता लगाना है तो टाइम आ जाएगा इधर, स्पीड आ जाएगी इधर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि ऊपर है डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड आ जाएगी इधर। तो हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस आपको गिवन थी 150 किलोमीटर,
तो जाने में कितना टाइम लगा, दिया हुआ था कि 50 किलोमीटर की स्पीड से गया है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 3 आवर्स, मतलब जाने में लगे उसे 3 घंटे और वापसी आने में कितने घंटे लगेंगे। तो दोबारा से हम टाइम निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है 150 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड आने में 30 किलोमीटर पर आवर की थी। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार क्वेश्चन में, वापसी की जो स्पीड थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की थी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जाने की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, वापसी की स्पीड थी, कम बैक की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने दोनों ही स्पीड को यूज किया है अपने फॉर्मूले में। जाने वाले टाइम में हमने यूज किया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जाने वाले टाइम में हमने यूज किया था डिवाइड बाई 50 स्पीड में, और आने वाले टाइम में हमने 30 यूज किया है। तो सिंपल, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 5 आवर्स। तो जाने में 3 आवर्स लगे, वापसी आने में 5 आवर्स लगे, तो टोटल कितना लगा, टोटल लगा 8 आवर्स। टोटल टाइम पता लग गया हमें। जैसे टाइम लगा, बस इस क्वेश्चन को फटाक से कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस 150 जाने में 150 आने में, तो 300 किलोमीटर हो गया टोटल। और टोटल टाइम तो 3 जाने में, 3 आवर्स जाने में और 5 आवर्स आने में, तो टोटल हो गया 8। डिवाइड करने पे कितना देगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, अभी काम आएगा आपके ये। और अगर अभी अपकमिंग डेज में क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिनेटली फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, बिकॉज एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चों को लगता है कि एवरेज तो निकालना है, सिंपल 50 30 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, हो गया। लेकिन वो गलत होता है तरीका। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सो गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है, आपको समझ में आ रहा है कुछ। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड बेस्ट है आपको बताना है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक गिवन है आपको, कोटा है, स्ट्रेटिफाइड है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्नोबॉल है, उसके बाद कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। तो इसमें बताना कि कौन सी बेस्ट है। तो कुछ ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4 करके, ABCD करके देख सकते हैं आप लोग। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए सिस्टमेटिक मेथड अच्छा होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड अच्छा होता है और कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड अच्छा होता है। तो टोटल 3 हो जाएंगे, 1 4 एंड 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 4 एंड 6। गाइज हमारे जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं और हमारा डेटा किस टाइप का है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, किस टाइप का डेटा है। तो हमारी जो खुद हम रिसर्च करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का डेटा यूज करने जा रहे हैं। बट क्वांटिटेटिव के केस में हम लोग जनरली सिस्टमेटिक और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग इसको ज्यादा बेटर मानते हैं। चलिए स्टार्ट कर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ओके, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं अभी। लेते हैं कि ओवरऑल पेपर कैसा था। तो पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे, और इसके अलावा बच्चों ने मुझे बताया कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आए थे। DI का जो क्वेश्चन था इजी था और नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन थे फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, तो उसकी परसेंटेज निकाली थी, तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो जो है एकदम मास्टरपीस है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको, ये है वो वीडियो, आपको दिख रहा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 3rd हमारा एपिसोड था। वहां पे मैंने इसके बारे में बताया था, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तब भी आप विद इन टाइम एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसी चैनल पे आपको इस वीडियो का भी जो ये वाली वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। जिनके एग्जाम होने वाले हैं डेफिनेटली वीडियो आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था एंड रिसर्च पे क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था एंड बेटर सैम्पलिंग मेथड कौन सा है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसके ऊपर पूछा गया था। देन करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे एग्जाम में, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था, कुछ लॉजिक थे जो मैच करने थे, तो इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। गाइज इंडियन लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, इसको कर लेना। एंड नंबर सीरीज पे क्वेश्चन बने थे जो कि हमने डिस्कस किए अभी, इसके अलावा भी क्वेश्चन थे। गाइज इस चैनल पे आपको UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको इस बार JRF पक्का सीरीज करवा रहा हूँ। एपिसोड 1 2 3 4 करके हम इस पे अपलोड कर रहे हैं, और यूनिट 1 फॉर एपिसोड 1, यूनिट 2 फॉर एपिसोड 2, इस तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड भी हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। इसके अलावा हमने यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर किया है, कम्युनिकेशन वाले पार्ट को भी कवर किया है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो आई है अभी इस सीरीज की, दैट वाज मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो आप इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करो, ये वीडियोस डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली हैं। और इन सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जो स्टार्टिंग की 2 वीडियोस हैं वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ चैनल कितने हैं स्वयं में,
और एक क्वेश्चन था इफेक्टिव क्लासरूम के ऊपर। तो एक बार आप भी इन वीडियोस को देख लेना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस सीरीज को फॉलो करो गाइस, जरूर ही आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। गाइज मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे कॉलेज में लेक्चर भी लेने होते हैं, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके। सो गाइज वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोगों का जो फीडबैक है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तो इसलिए प्लीज आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका एग्जाम 29 को हुआ था, ताकि उनको पता चल जाए कि एग्जैक्ट आंसर क्या थे। एंड गाइस एक चीज और, कई बार क्या होता है बच्चे मेरे ऊपर भड़क जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये क्वेश्चन तो था ही नहीं हमारे एग्जाम में, आपने कैसे डाल दिया ये क्वेश्चन। तो गाइस मैं बता दूं कि यूजीसी नेट के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग सेट में, मतलब अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन अलग अलग भी रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो अगर आपके सेट में कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें से तो भड़कना मत मेरे ऊपर प्लीज। और अगर आपके सेट से आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।